नमस्कार, बंसल न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आप हमारा खास कार्यक्रम आयुष्मान देख रहे हैं आप, और जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर ऋचा समाधिया, जो बंसल हॉस्पिटल में निसंतान रोग विशेषज्ञ है। और आज हमारे साथ वो स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर ऋचा से जानेंगे आईवीएफ के बारे में, आईवीएफ की प्रोसेस के बारे में। डॉक्टर ऋचा, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ में। नमस्कार, थैंक यू सो मच मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। तो देखिए, डॉक्टर ऋचा आज हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। उनसे आईवीएफ से जुड़ी सारी जो आपके मन में क्वेरीज होती होगी, जो क्वेश्चंस होते होंगे, उनका समाधान जानेंगे। सबसे पहले आपसे यही सवाल करना चाहूँगी डॉक्टर ऋचा, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, खासकर वो दर्शक, वो महिलाएं जिन्हें आईवीएफ के बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, आईवीएफ के बारे में A to Z कुछ नहीं पता है, उन्हें आप कैसे समझाएंगी कि आईवीएफ क्या है? देखिए, जो मरीज़ हमारे पास इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनमें से कई कपल्स को हम आईवीएफ एडवाइस करते हैं। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक एडवांस साइंटिफिक टेक्निक है जिसमें लैब में अंडे और शुक्राणु का मिलाने का प्रोसेस किया जाता है, जिसके द्वारा भ्रूण बनता है और इस तरह से फिर प्रेगनेंसी आती है। आपने ये आईवीएफ तो बताया मैम, लेकिन इसकी प्रोसेस क्या होती है, प्रोसीजर क्या होती है आईवीएफ की? किन किन स्टेप्स में आईवीएफ का प्रोसीजर कंप्लीट होता है? कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ ख़त्म होता है? इस तरह की कोई जानकारी। देखिए, आईवीएफ की जो प्रक्रिया होती है, इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन, जो कि इस प्रोसेस में हम माहवारी के पहले दूसरे दिन से ये प्रोसेस चालू करते हैं। इसमें महिला को गोनेडोट्रोफिन्स के यानी कि हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये इंजेक्शन ज़्यादातर 10 से 12 दिन लगते हैं। अगला जो स्टेप होता है वो होता है ओवम पिकअप का, यानी कि अब ये जो अंडे साइज में बढ़ चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, इन्हें हम अंडेदानी से बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को ओवम पिकअप का प्रोसेस बोलते हैं। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ओवम पिकअप के बाद जो हम भ्रूण बना लेते हैं लैब में, उन्हें वापस गर्भाशय में ट्रांसफ़र करना, यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो ये जो प्रोसेस है मुख्यतः 3 भाग में किया जाता है। जी मैम, आपने प्रोसीजर बताई कि किस तरह से आईवीएफ की शुरुआत होती है और किस तरह से महिला प्रेग्नेंट होती है। इसमें समय कितना लगता है? क्या इसका कोई टाइम पीरियड होता है कि इतने से इतने टाइम में ये होना चाहिए, या कितना समय लगता है ओवरऑल? देखिए, ये एक बहुत ही आसान प्रोसेस है। आईवीएफ का नाम सुन के मरीज़ घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है पता नहीं हमारा कितना समय लगेगा, जॉब से हमें पता नहीं कितने दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो ये जो प्रक्रिया है, ये बहुत आसान तरीके से 1 से 2 हफ्ते में इसका पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ओवेरियन स्टिमुलेशन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अंडेदानी में अंडे का साइज़ बढ़ा जाता है इंजेक्शंस के द्वारा, इसमें 1 से 2 हफ्ते का समय लगता है। और यही मेन इम्पॉर्टेंट टाइम टेकिंग पार्ट होता है इस ट्रीटमेंट का। जी मैम, आपने 1 से 2 हफ्ते का जिक्र किया, तो जो ये 1 से 2 हफ्ते का टाइम होता है, क्या हम इसे कह सकते हैं कि काफ़ी क्रूशियल टाइम होता है? इनमें कुछ सावधानियां बरती जानी चाहिए या कुछ खास बात जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए? जी हाँ, ये ओवेरियन स्टिमुलेशन का जो प्रोसेस है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें जो मरीज़ को सावधानी रखनी है वो ये है कि इंजेक्शंस डेली टाइम से हॉस्पिटल में आकर लगें, और खान पान का कोई विशेष परहेज़ तो नहीं होता है, लेकिन हमें थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस करना रहता है ट्रीटमेंट के पहले। जैसे कि अगर आप टोबैको या स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो बंद कर दीजिए, अल्कोहल का सेवन कम से कम कर दीजिए, और एक हेल्दी और बैलेंस डाइट लीजिए ट्रीटमेंट के दौरान। बिल्कुल। तो देखिए, दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर ऋचा ने हमें प्रोसीजर बताई कि किस तरह से प्रोसीजर होती है आईवीएफ की, और क्या कुछ आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने होते हैं अगर आप आईवीएफ से बेबी प्लान कर रहे हो। मैम, मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा डिफरेंस समझाइए, नॉर्मल डिलीवरी में और आईवीएफ में क्या डिफरेंस होता है, और किन किन लोगों को आईवीएफ के जरिए बेबी कंसीव करना चाहिए? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसे आती है? तो नॉर्मल प्रेगनेंसी आने के लिए अंडा और शुक्राणु का जो मिलने का प्रोसेस होता है वो महिला के फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर होता है, और ये भ्रूण बन के फिर गर्भाशय में चिपक जाता है।
ये भ्रूण बनाने की यानी कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है ये हम आईवीएफ में लैब में करते हैं। यानी कि नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही जैसा भ्रूण बनता है वैसा ही भ्रूण आईवीएफ में बनता है। तो आईवीएफ यानी कि आर्टिफिशियल बच्चा नहीं है। जी जी। भ्रूण जो है वो बिल्कुल उसी प्रकार से बनेगा जैसे नेचुरल हमारी बॉडी में बनता है। डिफरेंस बस ये है कि ये जो भ्रूण है वो हम अपनी आईवीएफ की लैब में बनाते हैं। बिल्कुल। देखिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, और ख़ासकर अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, जिस तरह से आपने एक टर्म का यूज़ किया आर्टिफिशियल बेबी, तो देखिए ये बिल्कुल गलत है। आईवीएफ की प्रोसेस एकदम नेचुरल तरीके से होती है। जैसे नेचुरली एक महिला कंसीव करती है, वैसे ही आईवीएफ में वो शायद टेस्ट ट्यूब में होता है, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। ये सारी प्रोसीजर सुन के लोगों को लगता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती होगी, काफ़ी महंगा होता होगा ये सब। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें खर्चा कितना आता है ओवरऑल। अगर कोई पेरेंट चाहे, कोई लोग चाहे कि उनको आईवीएफ से बेबी करना है, तो ओवरऑल एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो वो कितना लग जाता है मैम? देखिए सबसे पहले तो मैं ये मिथ क्लियर करना चाहूँगी कि आईवीएफ जो है ऐसा इलाज नहीं है जो हमारी पहुँच में नहीं है। अब साइंस काफ़ी डेवलप्ड हो गई। शुरुआती समय में जब ये टेक्निक आई थी उस समय जिन महिलाओं के फेलोपियन ट्यूब्स बंद होते थे उनके लिए ही ये प्रोसेस अपनाया जाता था। लेकिन अब जो है बहुत वास्ट हो गया है आईवीएफ का स्कोप। अब काफ़ी सारे कपल्स ये ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ने लगे हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस है, जिनको फाइब्रॉइड है, जिनको पुरुषों के शुक्राणुओं में गुणवत्ता नंबर की कमी है, वो सारे इस ट्रीटमेंट प्रोसेस को लेने लगे हैं। तो ये ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो है वो हमारे पहुंच के अंदर ही है। इसमें जो खर्चा होता है वो मुख्यतः हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन के दौरान लगने वाले हार्मोन्स का, इंजेक्शंस का खर्चा, और दूसरा जो खर्चा होता है वो आईवीएफ की लैब का खर्चा होता है। यानी कि इस जो भ्रूण बनाने की प्रक्रिया होती है, भ्रूण को कल्चर किया जाता है और बाद में हम जो फ्रीज करके भी रख सकते हैं, तो ये सारा लैब का खर्चा होता है और ये बिल्कुल हमारी पहुंच के अंदर है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने आईवीएफ या कहे टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए कंसीव किया है, बहुत सारी महिलाओं ने, और ज़्यादातर ट्विंस बच्चे होते हैं। तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि जब भी आप आईवीएफ की प्रोसीजर से अगर आप कंसीव करते हैं तो ट्विंस ही होते हैं, या ये एक मिसकंसेप्शन है? जी हाँ, ये एक मिसकंसेप्शन है। आईवीएफ में कितने बच्चे ठहरेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने कितने भ्रूण गर्भाशय के अंदर डाले हैं। यदि हम एक भ्रूण डालते हैं तो वो एक बच्चे की प्रेगनेंसी लाने की उतनी ही क्षमता रखता है जितना कि हम दो भ्रूण डालने पे आती है। तो ये कम्प्लीटली इस बात पे निर्भर करता है कि कितने भ्रूण ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। रेस्ट की भी यहाँ पर बात आती है डॉक्टर ऋचा। कहते हैं कि जब आप आईवीएफ के ज़रिए कंसीव करते हैं तो उस पर कुछ बेड रेस्ट भी करना होता है। कितना रेस्ट ज़रूरी है और किन बातों का विशेष तौर पर जो लेडी जो कंसीव कर रही है उसे किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए ये भी एक भ्रांति है कि आईवीएफ में कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है। इनफैक्ट आईवीएफ में बेड रेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी नॉर्मल जो दिनचर्या है उसको फॉलो कर सकते हैं ट्रीटमेंट के उपचार के दौरान। और जब प्रेगनेंसी रुक भी जाती है उसके बाद भी कंप्लीट बेड रेस्ट की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। हमारी जो नॉर्मल दिनचर्या जो हम आईवीएफ प्रोसेस शुरू करने से पहले फॉलो कर रहे होते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर ऋचा हमें एक एक जानकारी दे रही है, तो ऐसे में डॉक्टर ऋचा से हम ये भी जानेंगे मैम, इतना तो हमें समझ आया है कि आईवीएफ उन लोगों के लिए है जो नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पाते। उन्हें भगवान नेचुरली जब वो लोग कंसीव नहीं कर पाते तो डॉक्टर्स एक वरदान देते हैं जिसे हम आईवीएफ कहते हैं। तो क्या कुछ ऐसे प्रिकॉशंस होते हैं जो आईवीएफ से पहले जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें फॉलो करना होता है, या कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसी कुछ गाइडलाइंस जो मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करनी होती है? जी हाँ, एक आपने बहुत सही बात बोली कि ये जो आईवीएफ की टेक्निक है वो डेफिनेटली एक वरदान की तरह ही है काफ़ी सारे कपल्स के लिए। और इस ट्रीटमेंट के पहले जो हमें सावधानियां लेनी होती है, यानी कि जो हमें प्रिपरेशन करनी होती है प्रोसेस के पहले, उसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला है कि हमारी जो दिनचर्या है एक नियमित दिनचर्या और के साथ हम आगे बढ़ें। हमारी जो डाइट है एकदम हेल्दी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। जो लोग स्मोकिंग अधिक कर रहे हैं या तंबाकू उत्पाद का सेवन कर रहे हैं उन्हें तंबाकू एवं स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, एवं अल्कोहल का भी सेवन कम से कम करना चाहिए। जो हमारा बीएमआई है यानी कि हमारी हाइट के अनुसार जो वजन है, ये जिस तरह से हम अपना मोटापा नापते हैं वो भी एक ऑप्टिमम रेंज में होना चाहिए। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर अपनी पूरी लाइफस्टाइल पर खाने से लेकर स्लीपिंग शेड्यूल तक सब कुछ बैलेंस होना चाहिए,
तब जाकर आप एक हेल्दी बेबी कंसीव कर सकते हैं। आफ्टर कुछ जो बाद में हम प्रिकॉशंस ले सके, आफ्टर प्रिकॉशंस मैम? देखिए, आईवीएफ का जब प्रोसेस ख़त्म होता है वो ख़त्म होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पे, यानी कि जो हमने भ्रूण लैब में बनाया उसे वापस गर्भाशय में डाल दिया। उसके बाद की जो सावधानियां हैं वो इस प्रकार हैं कि हमें कंप्लीट बेड रेस्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कंप्लीट बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जिससे प्रेगनेंसी आना और कंटिन्यू रहना निर्भर करता है वो है कि हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद डॉक्टर कुछ दवाइयाँ बताता है, उन दवाइयों का सेवन नियमित तौर पर लेना है, किसी और जिस समय आपको बताया गया है उस समय पर ही लेना है, डोज मिस नहीं करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम उन दवाइयों का सेवन जैसे डॉक्टर ने बताया है वो नियमित तरीके से करते रहें। खान पान का जैसा हमारा एक बैलेंस डाइट हम लेते हैं वैसी बैलेंस डाइट लेते रहें। बहुत ज़्यादा बाहर का ऑयली स्पाइसी खाना अवॉइड करें। बहुत ऐसी जगह जहाँ बहुत भीड़ भाड़ है ऐसी जगह जाने से बचें। ये सब चीज़ें इन्फेक्शन से अवॉइड करने के लिए, क्योंकि इस समय हम जितना कम से कम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करें और इन्फेक्शन से बचें, उससे हमारा प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो देखिए, कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है अगर आप आईवीएफ से कंसीव कर रहे हैं। मैम, एज फैक्टर इसमें मैटर करता है क्या? क्योंकि कई बार कहा जाता है कि अगर आपकी ज़्यादा एज हो जाती है तो आप आईवीएफ से भी बेबी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है या महज ये भ्रांति है या अफवाहें फैलाई जा रही है? नहीं, ये भ्रांति नहीं है। एज डज मैटर। जो हम एक डिक्टम बोलते हैं कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, ये आईवीएफ में नहीं अप्लाई करता है। आईवीएफ की सफलता दर इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस उम्र में आईवीएफ करा रहे हैं। तो 35 वर्ष से पहले पहले यदि हम इस ट्रीटमेंट के लिए बढ़ते हैं तो उसकी सफलता दर डेफिनेटली हमें अच्छी मिलती है, क्योंकि जैसे जैसे महिलाओं की उम्र निकलती जाती है उनके अंडाशय में अंडों का नंबर एवं क्वालिटी गिरती जाती है। तो इसलिए ये प्रोसेस हम जितना पहले कर लें, यानी कि 35 वर्ष से पहले पहले ही कंप्लीट करें, तो हमें सफलता दर डेफिनेटली अच्छी मिलेगी। मैम, शहरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आईवीएफ का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग डॉक्टर्स को भी विश्वास कर रहे हैं और इस प्रोसेस को भी ट्रस्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ ग्रामीण इलाकों की बात करें या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे सवाल जो लोगों के मन में होते हैं, और आज वही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। लोगों को अक्सर लगता है कि जो आईवीएफ से बेबी होता है वो नॉर्मल नहीं होता है, क्योंकि कई बार मैंने भी ऐसा सुना है, वो लोग ऐसा कहते हैं कि अब नॉर्मल डिलीवरीज होती है, बेबी में कुछ कमी रह जाती है। तो इसके बारे में भी मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा कुछ कहें। हाँ, ये भी एक भ्रांति है, मैं इसे क्लियर करना चाहूँगी। आईवीएफ एक आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक ज़रूर है, लेकिन इसमें जो बनने वाले भ्रूण हैं या जो हम भ्रूण गर्भाशय में ट्रांसफ़र करके प्रेगनेंसी लाते हैं वो कोई आर्टिफिशियल तरीके से नहीं होता है। तो आईवीएफ में जो प्रेगनेंसीज़ हैं वो उतनी ही हेल्दी होती हैं जितनी कि नेचुरल प्रेगनेंसीज़ होती हैं। कई वर्षों की स्टडीज़ से ये फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं, जिसमें पता चला है कि आईवीएफ में जो बच्चों में एबनॉर्मेलिटी होने के चांसेस होते हैं वो उतने ही होते हैं जितने कि नेचुरल कंसीव प्रेगनेंसीज में होते हैं। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चों में कुछ ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी आएगी या प्रेगनेंसी में कोई भारी दिक्कत होगी। आप बिल्कुल इस ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, किसी भी तरह की मिसकंसेप्शन या कोई गलत जानकारी अपने जहन में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एक अपडेट, एक एक जानकारी डॉक्टर ऋचा ने हमें दी। और डॉक्टर ऋचा, आपका भी एक लंबा आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपने भी कई सारे लोगों को वो चीज़ दी है जिसकी आस लगा के हम देखते हैं कि लोग दर दर जाते हैं और कहते हैं कि जो चीज़ भगवान नहीं देता वो चीज़ डॉक्टर्स दे देते हैं, और आप ही उसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे सामने। आप अगर कोई आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे या ऐसी कोई आईवीएफ की स्टोरी हमारे दर्शकों को। मैं एक कपल की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। इन्हें ये भी ग्रामीण इलाके से ही थे। इन्हें शादी को टोटल 33-34 वर्ष हो गए थे। कई साल तक ये ट्रीटमेंट के लिए आगे नहीं बढ़े। गांव में जो अंधविश्वास होता है कि डोरी बांधना, बाबाओं के चक्कर में पड़ के इन्होंने कई साल तक इलाज नहीं लिया। और फिर फाइनली ये जब हमारे पास आए, हमने इनका इलाज किया और शादी के 33-34 साल के बाद इन्हें पहली बार भ्रूण डालने पर ही प्रेगनेंसी आ गई। तो ये इतने गरीब थे कि जब ये गांव से हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते थे तो अपने जो मवेशी थे उन सबको छोड़ के आना और
काफ़ी मशक्क़त के बाद ये मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आ पाए, लेकिन जिस तरह का विश्वास इन्होंने मुझ में और ट्रीटमेंट में दिखाया तो उससे डेफिनेटली इन्हें एक बार में सफलता मिल गई। और अभी उनके बेबी की क्या कंडीशन है? अभी उनके पास एक बिल्कुल हेल्दी बेबी है और वो लोग काफ़ी खुश हैं ट्रीटमेंट से। तो देखिए, ऐसी ना जाने कितनी कहानियां हैं। किसी ने सही कहा है कि जो चीज़ भगवान हमें नहीं दे सकते वो चीज़ डॉक्टर्स हमें दे देते हैं, और आईवीएफ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है, और आपको भी ज़रूरत है इस पर भरोसा करने की, क्योंकि कहते हैं भरोसे पर तो दुनिया कायम है। डॉक्टर ऋचा, कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा जानकारी नहीं होती आईवीएफ को लेकर और वो जानना चाहती, तो कुछ मैं चाहूँगी कि आप पॉइंट्स में उन्हें आईवीएफ के बारे में डिटेल्स दे सके, जिससे वो भी कॉन्फिडेंस आए उनमें, वो भी कॉन्फिडेंट हो सके इस टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, आईवीएफ सबसे पहला तो ये कि ये कोई आर्टिफिशियल तरीका नहीं है प्रेगनेंसी आने का। कई सारे कपल्स जो हैं वो सोसाइटी के प्रेशर में ट्रीटमेंट तो कराने आते हैं, लेकिन जैसे ही आईवीएफ का नाम सुनते हैं वो डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस प्रक्रिया में हमारे अंडे या हमारे शुक्राणु के अलावा बाहर से किसी और का शुक्राणु या अंडा तो नहीं यूज़ कर लिया जाएगा, या बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं होगी, डॉक्टर हमें पूरे 9 महीने के लिए बेड रेस्ट बता देगा। तो हमने अपने इस सेशन में ये सारी भ्रांतियाँ आई थिंक सारे मिथ्स ख़त्म कर दिए हैं कि बच्चा आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बनाया जाता है, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस होता है इसमें। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम डबल चेक के बात करते हैं, यानी कि इसमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि आपके अंडे या शुक्राणु के अलावा बाहर से हम किसी और का यूज़ कर रहे हैं या मिक्सिंग कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और दूसरी बात, ये ट्रीटमेंट बहुत ही सेफ़ होता है, कम समय के अंदर ही हो जाता है, और इसकी जो सफलता दर होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस सेंटर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जिस सेंटर से आप ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसका अनुभव अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे अनुभवी चिकित्सक एवं अनुभवी एम्ब्रियोलॉजिस्ट होने चाहिए, तो डेफिनेटली आपको सफलता इस इलाज में ज़रूर मिलेगी। बहुत अच्छा पॉइंट रखा आपने ये कहा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कहाँ से अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किस सेंटर से अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और मैम, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हम देखते हैं कई बार स्कैम भी हो जाते हैं लोगों के साथ, आईवीएफ के नाम पर स्कैम हो जाते हैं, और ऐसी सेंसिटिव चीज़ों को लेकर लोग इमोशनल भी हो जाते हैं, वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं, वो गलत जगह विश्वास कर लेते हैं और उसका रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा गलत होता है। तो ऐसे में अगर कोई आईवीएफ ट्रीटमेंट कराने जा रहा है, किसी डॉक्टर के पास जा रहा है मैम, तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कहाँ सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अपने आप में एक ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि आजकल स्कैम इतने होते हैं और हम हर चीज़ गूगल कर करके ही पहुंचते हैं, तो जब आप आईवीएफ सेंटर का चुनाव करने जाते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो सेंटर हमारे घर के पास है या हमें किसी ने रिकमेंड किया है, उन सब पे भरोसा ना करके आप अपना एक विशेषण करें कि हमें किस सेंटर का चुनाव करना है। जिस भी सेंटर को आप चुनने जा रहे हैं उसका अनुभव, अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए। वहाँ पर लैब में सारी टेक्नोलॉजी, सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, अनुभवी विशेषज्ञ होना चाहिए और अनुभवी एम्ब्रियोलॉजिस्ट होना चाहिए, और सारी फैसिलिटीज़ जैसे कि साइकोलॉजिकल काउंसलर हैं, ट्रेन नर्सिंग स्टाफ हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, एवं सारी एडवांस्ड फैसिलिटीज़ जैसे कि पीजीटी, इक्सी, ये सारी फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर होने चाहिए। देखिए, बिल्कुल इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, खासकर आईवीएफ के लिए जाते हैं, तो छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आगे चलकर आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैम, हमने फिजिकल हेल्थ की बात करी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कंसीव करते हैं, जब कोई महिला कंसीव करती है, तो उसे अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। खासकर अगर हम आईवीएफ की बात करें, मेंटल हेल्थ क्या रोल प्ले करती है मैम? क्या जो महिला कंसीव कर रही है उसकी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग होनी चाहिए फिजिकल हेल्थ के साथ साथ, और कोई कैसे उस महिला की मदद कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए हमें इस ट्रीटमेंट में, क्योंकि जो कपल्स इनफर्टिलिटी के हमारे पास आते हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं। उन पे सोसाइटी का प्रेशर होता है और पीयर प्रेशर भी होता है, एवं वो इस समस्या से ऑलरेडी कई सालों से जूझ रहे होते हैं। तो ऐसे में हम मेंटल हेल्थ को आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान इग्नोर नहीं कर सकते। इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए अब जो बात आती है वो है कि साइकोलॉजिकल काउंसलर आईवीएफ सेंटर्स में होने चाहिए।
साइकोलॉजिकल काउंसलर का रोल होता है ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले जो मेंटल चैलेंजेस कपल फेस कर रहा है उनको एड्रेस करना एवं पूरे ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें एक ढांढस बंधा के रखना कि हम जो प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत ही सेफ प्रक्रिया है और अगर सही तरीके से किया जाए तो डेफिनेटली इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल डॉक्टर ऋचा, आजकल हम देखते हैं लोग आईवीएफ और सरोगेसी दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं चाहूँगी ये डिफरेंस भी आप हमारे दर्शकों को समझाएं, क्योंकि कई बार सरोगेसी को लोग आईवीएफ समझते हैं, आईवीएफ को लोग सरोगेसी समझते हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके दर्शकों को बताएं। देखिए, आईवीएफ एक प्रक्रिया है जिसमें कि प्रेगनेंसी रुकती है और जो भ्रूण ट्रांसफ़र किया जाता है वो महिला के गर्भाशय में ही ट्रांसफ़र किया जाता है, जबकि सरोगेसी की ज़रूरत उन कपल्स को पड़ती है, उन महिलाओं को पड़ती है जिनके गर्भाशय या तो नहीं है, एब्सेंट है या फिर नॉन फंक्शनल है, यानी कि हमें एक गर्भाशय की आवश्यकता पड़ रही है जिसके लिए हमें सरोगेट मदर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो देखिए, बहुत डिफरेंस है आईवीएफ में और सरोगेसी में, तो इसीलिए अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो इसके बारे में और सर्च कर सकते हैं। डॉक्टर ऋचा, मैं आपसे अब जानना चाहूँगी कि जो महिला आईवीएफ से कंसीव कर रही है, देखिए उसमें अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी तो ही वो आईवीएफ की तरफ स्विच हुई है, तो अगर वो कंसीव कर रही है और अगर उसका बेबी हो गया है आईवीएफ से, तो क्या बेबी का भी कुछ खास तौर पर ख्याल रखा जाना चाहिए? क्योंकि अक्सर ये मैंने सुना है लोगों से कि ये कहते हैं कि जो आईवीएफ से बच्चे होते हैं वो थोड़े से वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। इसको लेकर भी आपका एक कॉमेंट चाहूँगी। देखिए, आईवीएफ में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आईवीएफ से होने वाले बच्चे वीक या कमज़ोर हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आईवीएफ की प्रेगनेंसी बिल्कुल एक नेचुरली कंसीव प्रेगनेंसी की तरह ही होती है। यदि आप प्रेगनेंसी में खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं, प्रेगनेंसी में यदि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इन सब कारणों की वजह से यदि बच्चा कमज़ोर हुआ है, तो इन चीज़ों का आईवीएफ से कोई संबंध नहीं है। ये बच्चा कमज़ोर होने के कारण बिल्कुल भिन्न होते हैं कि प्रेगनेंसी में खान पान का ध्यान नहीं रखा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, तो उन कारणों से बच्चा कमज़ोर हो सकता है। ये सारी चीज़ें जितना नेचुरल प्रेगनेंसीज़ में होती हैं उतना ही आईवीएफ प्रेगनेंसीज़ में भी हो सकती हैं। बिल्कुल मैम, मदर की तो हमने बात की, जो वुमन कंसीव करने वाली है उसकी तो हमने फिजिकल हेल्थ की भी बात कर ली, मेंटल हेल्थ की भी बात कर ली। फादर का क्या रोल होता है, एक मेल का क्या रोल होता है इस पूरी प्रोसीजर में? देखिए, आईवीएफ में मेल का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यदि पुरुष की शुक्राणु की गतिशीलता या बनावट अच्छी नहीं है तो इन चीज़ों का भ्रूण बनने पे फ़र्क पड़ता है। और जैसे कि महिलाओं में एज मैटर करती है, एक उम्र के बाद क्वालिटी गिर जाती है, वैसी ही क्वालिटी में गिरावट पुरुषों में भी होती है। हालांकि ये उम्र पुरुषों में जो शुक्राणु की गुणवत्ता और नंबर गिरता है वो उम्र महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा होती है। महिलाओं में ये चेंजेस बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं, 35 से 40 वर्ष के बीच में ही क्वालिटी एवं गुणवत्ता खराब हो जाती है। यही सेम चीज़ पुरुषों में 45 वर्ष के ऊपर होती है। बिल्कुल, डॉक्टर ऋचा ने आज हमारे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स दूर किए और ये भी बताया डिफरेंस, और जो भी हमारे मिसकंसेप्शंस थे, जो डाउट थे, वो डॉक्टर ऋचा ने क्लियर कर दिया। और मुझे भी ये उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी समझ में आया होगा कि आईवीएफ क्या होता है। आखिर में मैं चाहूँगी मैम एक मैसेज जो आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहें। देखिए, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आईवीएफ एक बहुत ही सेफ प्रोसेस है, इसका खर्चा हमारी लिमिट्स के अंदर है, और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपनी एज को ओवरकम नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जितना जल्दी अगर ट्रीटमेंट हमें एडवाइस किया गया है तो जितना हम सही उम्र पे ये ट्रीटमेंट करें उतनी ही ज़्यादा हमें सफलता मिलेगी, तो हमें फिर आगे बढ़ना चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात होती है भरोसा, और जब इस तरह के डॉक्टर्स आते हैं और वो बताते हैं कि हम हैं आपके साथ, आपको भरोसा करने की ज़रूरत है डॉक्टर्स पर, तो सक्सेस रेट में ये उम्मीद कर सकती हूँ कि वो भी बढ़ जाते होंगे। और इसी के साथ डॉक्टर ऋचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, आईवीएफ से जुड़ी तमाम जानकारी हमने आपको बताई कि किस तरह से इसका प्रोसेस होता है, कितने पैसे लगते हैं, आपको किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, और क्या कुछ मिसकंसेप्शंस है जो फैलाए जाते हैं, जो बिल्कुल गलत होते हैं, उस पर भी हमने चर्चा की। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम आयुष्मान में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज़।